नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। देश भर में कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि अब अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। कई राज्यों में लोगों को ढील भी मिल गई है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना के मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। हर राज्य सरकार अपने स्तर से कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत सोरेन जी आपका। हेमंत सोरेन जी, ये कोरोना संकट काल में हर किसी के लिए चुनौती है। झारखंड में शुरुआत में बिल्कुल ना के बराबर मामले थे, लेकिन धीरे धीरे करके मामले बढ़ गए हैं। अब तो अनलॉक की शुरुआत हो गई है और अभी मैं देख रहा था आंकड़े पिछले 3-4 दिनों के, तो लगातार इजाफा हो रहा है। अब जैसे बहुत सारे शहर हैं, जैसे जमशेदपुर है, धनबाद है, उन शहरों में भी अब मरीज अच्छी खासी तादाद में अब वहां पर मिल रहे हैं। अब शायद झारखंड का, मैं अगर गलत नहीं तो शायद झारखंड का कोई भी जिला नहीं है जहां पर संक्रमण के मामले नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती और इससे निपटने के लिए क्या एक्शन प्लान है हेमंत सोरेन सरकार के पास? प्रत्युष जी, देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि हमारा संक्रमण तब बढ़ेगा जब प्रवासी मजदूर आएंगे जी। और प्रवासी मजदूर आना शुरू हुए हैं और हमारे यहाँ पर जो कोरोना के संक्रमित लोग की संख्या भी बढ़ने लगी। और कभी कभी तो 40-50 एक दिन में लोग पहचाने जा रहे हैं। और थोड़ी सी अभी हम लोग इस पर नजर रखे हुए भी हैं और देख रहे हैं कि हमारी चुनौती कितनी बड़ी होगी। लेकिन यह है कि कोई अफरा तफरी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर माहौल में किसी तरीके का कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं है। हाँ। और वो इसलिए कि जो हम लोगों ने प्रबंधन किया हुआ है इन सब चीजों को लेकर, वो बहुत बेहतर तरीके से कर रखा है। हम लोगों ने जो क्वारंटाइनों का जो सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स को बहुत बढ़िया तरीके से डिसेंट्रलाइज कर रखा है। और लगभग हम लोग का 650 लोग अभी चिन्हित हो चुके हैं जी। और उसमें से भी लगभग मुझे लगता है कि 300 के लगभग ठीक होकर के वापस जा चुके हैं। जी जी। और अभी तक 5 लोग की ही मृत्यु हुई है। हाँ। और जिसमें कि 3-4 लोग तो मतलब शुरुआती दौर में ही। अच्छा हेमंत जी, आपने शुरू से ही कहा था कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया वो गलत था। अब चूंकि 4 लॉकडाउन के बाद लोग ये कह रहे थे कि आर्थिक गतिविधियों को भी शुरू करने की जरूरत है, इसलिए अब केंद्र ने सब कुछ राज्य सरकारों पर छोड़ दिया। अब तो अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आपने अपने स्टेट में आपने शुरू में शराब की बिक्री, आपने कहा कि नहीं, हम नहीं खोलेंगे दुकान, शराब की दुकानें नहीं खोलेंगे, भले इससे जो रेवेन्यू का नुकसान हो। अभी भी आपने कहा कि हम 8 जून से धार्मिक स्थल नहीं खोलेंगे, यानी कि अभी झारखंड में सख्ती इसी तरीके से लागू रहेगी हेमंत जी? नहीं, बिल्कुल। हम लोगों ने इस तरीके से ही अपने आप को, चीजों को बहुत धीरे धीरे चीजों को डिसेंट्रलाइज कर, मतलब लॉकडाउन को हम लोगों ने खोलने का प्रयास शुरू किया है। और कुछ रेवेन्यू जनरेट भी होना जरूरी है राज्य सरकार को। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ पर प्रवासी मजदूरों को अनाज और खाना की उपलब्धता कराई जा रही है लगातार अभी 2 महीने से। अभी हम लोगों के लगभग यहाँ पर मुझे लगता है कि 16-17 हजार सामुदायिक किचनें चल रही हैं, जहाँ पर लोगों को पका हुआ भोजन मिलता है। और ये अभी हम लोगों ने 1 महीने के लिए और भी बढ़ा रखा है। तो धन संग्रह की भी जरूरत पड़ती है इसको लेकर के। एक्साइज के जो शराब की दुकानें हैं उनको भी हम लोगों ने खोला है, लेकिन वहां पर भी किसी तरीके का बहुत ज्यादा अफरा तफरी नहीं होती है जैसे आम दूसरे राज्यों में हुई है। और लॉकडाउन तो जैसा लगा वो तो अब जब इसे संक्रमित से बाहर निकलेंगे तो लोग इसका आकलन करेंगे और लोग कर भी रहे हैं। और अभी जिस तरीके से लॉकडाउन खोला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से अब मतलब देश को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। अब राज्य सरकार के पास मुसीबतें पहले से ही, कई चुनौतियां से ये घिरे हुए थे। और खासकर हमारे झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में हम तो पहले से ही कई चीजों पर लगभग पूरी डिपेंडेंसी हमारी केंद्र सरकार पर ही थी। अब तो स्थिति ये आ गई कि अब कोई राज्य की स्थिति बिगड़ती है तो राज्य सरकारों के ऊपर आरोप आएगा कि राज्य सरकार ने ठीक प्रबंधन नहीं किया
या बहुत सारे आरोप लगेंगे। और जब अगर कोई राज्य बेहतर निकलता है तो उसमें केंद्र सरकार बोलेगी कि हमने सही तरीके से लॉकडाउन लगाया और खोला। मतलब आने वाला समय में यही बात होने वाली है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अब हमारे पास, आपको हम क्या बोले, हमने महीनों, कितने महीने, 1.5-2 महीना पहले ही लगभग हम लोगों ने जहां तक जो मेडिकल की कुछ सामान की मांग करी थी, जैसे हम लोग को वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत थी, अभी तक वेंटिलेटर हमें डिलीवर्ड नहीं हुए हैं। और सारी चीजें खोल दी गई है। भारत सरकार ने तो मंदिर मस्जिद सभी को, धर्म स्थानों को भी खोलने का निर्णय लिया है। लेकिन हम लोग अपने तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से, हेमंत जी, आपने कहा कि हमने वेंटिलेटर की मांग रखी थी, वो अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आई है। तो कितने ऐसे अस्पताल है झारखंड में, 15, 20, 16, 19, जो कि कोविड-19 पेशेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं? नहीं, देखिए स्वास्थ्य सेवा तो पूरे देश की स्थिति अगर सरकारी का देखा जाए तो हमेशा सवाल के घेरे में रहे हैं। जी। और लेकिन बहुत तारीफ की भी बात यह है कि पूरा देश आज सरकारी अस्पतालों पर ही टिकी पड़ी है। हमारे राज्य में तो प्राइवेट अस्पतालों ने लगभग ताले बंद कर दिए ऐसे इस संक्रमण में। ये पूरा का पूरा सरकारी व्यवस्था पर ही हम लोग अभी इस जंग को लड़ रहे हैं। और बहुत सजगता के साथ और काफी ईमानदारी के साथ इस बार हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने काम किया है और बड़े पैमाने पर बिल्कुल कम से कम कैजुअलिटी के साथ लोगों को ठीक करके घरों में भेजा जा रहा है। हेमंत जी, आपने कहा कि केंद्र सरकार ने तो राज्यों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत पैकेज में तो राज्यों के साथ भिखारियों जैसा बर्ताव किया, लेकिन केंद्र सरकार कह रही कि हमने तो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया, हमने एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया, किसानों के लिए हमने 1.5-2 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार का कहना है और बीजेपी का कहना है कि जो अदर पार्टियां हैं या फिर गैर बीजेपी शासित राज्य, सबसे ज्यादा शिकायतें उन्हीं को है। देखिए प्रत्युष जी, देखिए ये बात तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। गैर बीजेपी शासित लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने आप को सौतेलापन महसूस करते हैं और ये कहीं ना कहीं से दिखता भी है, अगर आप देखेंगे बहुत बारीकी से। और जहां 20 लाख करोड़ की बात है जो इन्होंने पैकेज दिया है, और वो 20 लाख करोड़ रुपए कहां गए, किसके पास गए, ये आने वाला समय में लोग इसका आकलन भी करेंगे। क्योंकि आप देखिएगा कि एक तरफ तो जीडीपी आसमान छू रहा है, ठीक है, सॉरी वो अभी गोते लगा रहा है, नीचे चला गया। अब तो लोग ऐसी आशंका कर रहे हैं नेगेटिव में जाएगा। वो गोते लगा रहा है, लेकिन सेंसेक्स आसमान छू रहा है, ठीक है, शेयर बाजार आसमान छू रहा है और यहाँ उद्योग धंधे सारे बंद हैं। आखिर ये कौन सा डेवलपमेंट, कौन सा फार्मूला है कि आज उद्योग धंधे औंधे मुंह गिरे हैं और जीडीपी गोते लगा रहा है और सेंसेक्स आसमान छू रहा है? ये कौन सा इकोनॉमिक्स है, कौन सा साइंटिफिक ये है सिस्टम है इनका, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हो या ये जो पैसे देने की बात है। झारखंड सरकार ने 2019-20 वित्त वर्ष में झारखंड सरकार ने 7% टारगेट रखा था स्टेट जीडीपी का। अब ये देख लीजिए कि ये अब मई का महीना भी निकल गया, तो रेवेन्यू में कितना नुकसान हो गया है हेमंत जी? रेवेन्यू में तो 0/0। अब हमारे पास एक तो देखिए, पहले ही हमने कहा है कि जिस समय केंद्र सरकार ने यहाँ पर देश में जीएसटी इंपोज किया है, उस जीएसटी इंपोज करने के बाद समझिए कि पूरे राज्य सरकारों की रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई है। और आज हम ये जानते हैं कि देश में आर्थिक संकट है, माने या ना माने जी। और सभी अर्थशास्त्रियों का आप देखते होंगे, आप लोग बहस चर्चा में हिस्सा लेते हैं। और आर्थिक संकट सिर्फ राज्य सरकारों को नहीं है, केंद्र सरकार को भी आर्थिक संकट है। आज के दिन में ऐसा क्यों नहीं है कि ये जो आर्थिक संकट की लड़ाई सिर्फ केंद्र सरकार ही क्यों लड़े, राज्य सरकारों को भी इसकी जिम्मेवारी देनी चाहिए। तो आज राज्य सरकारों को धन संग्रह करने का अधिकार तो लिबरल होना चाहिए, उसको तो उतना छूट मिलना चाहिए कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में लोग धन संग्रह कर सके और अपने पैरों पर राज खड़ा हो। और स्वाभाविक है कि राज खड़ा होगा तो देश भी खड़ा होगा। आज ये सारी चीजें जो हुई हैं, मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि जिस तरीके से आज सभी सरकारें केंद्र सरकार के ऊपर आर्थिक विषय को लेकर के लदे रहते हैं या डिमांड करते रहते हैं,
हम ये तो वाली बात हो गई कि अब केंद्र सरकार अगर आर्थिक ये सहायता मदद करना बंद कर दे तो राज्य सरकार तो भूखा यहाँ की जनता तो भूखा मरेगी। तो आज राज्य सरकारों को भी ये लेकिन वित्त मंत्री ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि स्टेट को जितनी सहायता राशि चाहिए थी राहत कोष से हमने सब डिस्ट्रीब्यूट किया है स्टेट को। बहुत अजीब हालत है, उनके कह देने से क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया? आज वो बताएं, ये बताएं कि आज जो सेंसेक्स है वो आसमान छू रहा है, उद्योग बंद है, ये आखिर पैसे गए कहाँ हैं, किस सेक्टर में दिया गया? आज पीएम रिलीफ फंड में इतने पैसे आए, किन को पैसे मिले, किन गरीबों को मिला, कितना खाते में दिया गया? आज गरीब भूखा मरने सड़कों पर भूखा मर रहा है, भटक रहे हैं लोग, बेरोजगार हो रहे हैं। केंद्र सरकार तो कह रही है कि देखिए हमने तो जो प्रवासी मजदूर है, जो केंद्र सरकार का अपना एक मोटा मोटा आंकड़ा है, अनुमान है कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए हमने 3,500 करोड़ रुपए का बजट रखा है, मतलब एक आकलन रखा है कि उससे वो उनको खाना पीने मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, उन सबको भी खाना दिया जाएगा। रेडी पटरी वालों के लिए 5,000 करोड़ का हमने प्रावधान किया है। वो कह रहे हैं कि खाने पीने, राशन और किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त एडवांस में, ये सारा तो केंद्र सरकार कर रही है। प्रत्युष जी, हमारे कुछ लोग बैंक में गए थे जी, और उन्होंने कहा कि हमें बैंक से लोन चाहिए। हाँ। और केंद्र सरकार के जो जिस तरीके से इन्होंने बयान दिए, टीवी में इनका बातें आई है कि लोगों को अब बिना गारंटी का लोन मिलेगा, बिना गारंटी के लोन मिलेगा। हाँ, बहुत सारी बातें आई है जी। तो उन लोगों ने कहा कि भैया ऐसा कोई डायरेक्शन हमारे पास नहीं है, और अगर आपको लोन चाहिए तो राज्य सरकार उसका गारंटर बने, या कोई आपके पास कोलेटरल है या कोई संपत्ति है उसको गिरवी रखिए, उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये स्थिति है। यानी कथनी और करनी में फर्क है। कहा कुछ गया हो, ग्राउंड लेवल पर कुछ और रहा है। ये तो कहते कुछ है, करते कुछ है, और हो कुछ और जाता है। इनके साथ तो यही सारी इसी तरीके से शुरू से ही चले आए हैं। और आज स्थिति ऐसी है, आज मजदूरों को जिस तरीके से विगत 3 महीने के अंदर मजदूरों को एक जानवरों की तरह व्यवहार किया गया है, अभी तक लोग सड़कों पर चल रहे हैं, अभी तक प्रवासियों का मूवमेंट जारी है। और ये मूवमेंट जारी होने के बावजूद आम चीजों को खोल देना, और ट्रेनों को चलवा देना, बसों को चलवा देना, सारे आवागमन कर देना, तो सब लोगों को कुल मिला जुला करके इन लोगों ने पूरी देश को अब एक ये में उलझा। अच्छा हेमंत जी, आपने कहा कि देखिए प्रवासी मजदूरों के आने से भी संक्रमण बढ़ा है, और ये बात सच्चाई भी है। कई स्टेट भी कह रहे हैं, क्योंकि जो बाहर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, दिल्ली से, अलग अलग जगहों से अपने प्रदेश में वापस लौटा है, उसमें से कई सारे संक्रमण के मामले आ रहे हैं। आपकी तारीफ भी काफी हुई कि पहली जो ट्रेन चली थी श्रमिकों के लिए, वो झारखंड के लिए चली थी। आपने फ्लाइट से भी प्रवासी मजदूरों को यहां पर लाया। आपने कहा कि हमने गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है ताकि हम और भी लोगों को जो अलग अलग सुदूर इलाकों में फंसे हुए हैं, जो ट्रेन से नहीं आ सकते, उनको फ्लाइट से पहुंचाएं। इसके लिए तो आपकी तारीफ भी हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक अभी आपको क्या लग रहा है, लगभग 4 लाख के आसपास प्रवासी मजदूर झारखंड लौट गए होंगे? कितने फंसे होंगे अभी भी? मतलब अगर हमारे आंकड़ों के हिसाब से, जो हम लोगों ने रजिस्टर्ड आंकड़े किए हैं, उसके हिसाब से, और जो लोग बहुत अपने अपने तरीके से भी आए, कोई बसों से आ गए, कोई ट्रक से आ गया, कोई मोटरसाइकिल से आ गया, इस तरीके से अगर हम देखें तो लगभग 4.5 लाख लोग आ चुके हैं हमारे राज्य के अंदर। और अभी हम लोग का फ्लाइट का, लोगों को फ्लाइट से लाने की सिलसिला अभी भी जारी है हम लोगों का। और अभी लद्दाख से भी लोग अभी और आने हैं, अभी लेह, अंडमान निकोबार से भी लोगों को अभी हमें रेस्क्यू करना है। और अभी एक और नया इश्यू आया, आप देखिए। अब इसके बाद मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से जिस तरीके से दिन भर में 4 बार जो इनका गाइडलाइन आता रहा है, जो दिशा निर्देश आता रहा है, उससे इतनी उलझती चली गई हैं चीजें। अभी फिर कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन आया है शायद कि हवाई जहाजों में अब बीच की सीटें खाली रखी जाएंगी और लोगों को लाया जाएगा, मतलब लोगों का आवागमन होगा। हम आज स्पेशल फ्लाइट चला रहे हैं मजदूरों को लाने के लिए। अगर ऐसी स्थिति में अगर हम सुप्रीम कोर्ट के नियम का हवाला देते हुए अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी या
ये जो हवाई जहाज ओनर अगर ये बात मना करें कि बीच वाले सीट में नहीं बैठना है, हाँ। तो हमारा तो और भी मुसीबतें बढ़ेंगी। हाँ। अब इस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि हमें ये विशेष विमानें चल रही हैं, इसके लिए हमें जो नॉर्मल प्रोसेस, चूंकि संख्या बल बहुत अधिक है, तो उस तरीके से हम लोगों को जल्द से जल्द लोगों को लाने का एक जो प्रक्रिया है उसमें अच्छा अधिक से अधिक हेमंत जी, लोग आपने देखा होगा कि जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, यूपी सरकार ने उसके लिए एक बकायदा एक माइग्रेशन कमीशन बना दिया है। उन्होंने कहा कि अब जो भी आ रहे हैं वो स्किल्ड लेबर, उन सबको यहां पर रोजगार दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब दूसरे राज्य को अगर जरूरत है झारखंड के श्रमिकों की, तो पहले राज्य सरकार से उनको अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कि यहां पर जो लौटे हैं उनके लिए पूरा इंतजाम। झारखंड, क्या झारखंड में भी इस तरह की स्किल मैपिंग की व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल मैं इस बात का हूबहू मतलब समर्थन मैं करता हूं। हाँ। और मैं राज्य के अंदर भी हमारे मजदूर भी बिना सरकार के परमिशन के नहीं जाएंगे, और हमारे जो यहाँ पर मजदूर आए हैं इनको रोजगार देने के लिए हम लोग अपने आंतरिक व्यवस्थाओं को और बेहतर करने का कोशिश कर रहे हैं। हेमंत जी, देखिए झारखंड में खनिज संपदा की कोई कमी नहीं है, इस लिहाज से झारखंड काफी अमीर है आप कह सकते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रीज भी झारखंड में जबरदस्त है। अब इस 2-3 महीने के लॉकडाउन के बाद अब जब अनलॉक हुआ है, अब शायद बहुत सारी फैक्ट्रियां खुल गई हैं, आपको लग रहा है कि कितने दिनों में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आने की संभावना है? देखिए, ये हमारा देश एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत संचालित है। हाँ। यहाँ एक राज्य को नहीं, पूरे देश को एक साथ एक्टिव होने की आवश्यकता है। अगर हम अपने राज्य के अंदर अपने आप को सुदृढ़ कर भी लेते हैं, तो ये इसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हमारे अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को भी अपनी गति देनी पड़ेगी। और इसके लिए हम लोगों ने, अभी आप देखेंगे कि हमारे रोजगार के क्षेत्र में हम लोगों ने पहले ही कुछ चीजें को तैयार कर रखा था, और आज सरकार के द्वारा जो माइग्रेंट लोग हैं वो लोग भी, और जो पहले से यहाँ पर हमारे मजदूर थे उनको भी, और कई योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने कार्य शुरू भी कर दिया। लगभग 5.5 लाख से अधिक लोग अभी प्रतिदिन काम कर रहे हैं। और ये हमारा टारगेट है कि इसको 10 लाख, जो लोअर ये है हमारा मापदंड है सबसे निचला, कि 10 लाख प्रतिदिन लोगों को रोजगार देंगे। ये हमारी बिल्कुल ये संकल्प है, और गारंटी के साथ इनको हम हेमंत जी, देंगे। क्या देखिए, अब जैसे दिल्ली ने अपनी डिमांड रख दी केंद्र सरकार के सामने कि साहब हमें अपने कर्मचारियों को देने के लिए भी पैसे नहीं है, हम तनख्वाह कहां से देंगे, इतना नुकसान हो गया। 5,000 करोड़ रुपए का कम से कम आर्थिक मदद केंद्र सरकार की तरफ से हो। क्या झारखंड भी अपनी तरफ से कोई ऐसी डिमांड रखेगा? झारखंड, देखिए डिमांड क्या, हम तो अपना पहले डिमांड तो अलग विषय है। हमें अपना इस कोरोना संकट काल में हुए नुकसान, इस कोरोना संकट काल में हुए नुकसान के लिए वो तो हमारी डिमांड बनती ही है। लेकिन हमें पहले अपना अधिकार तो मिल जाए। हम भीख नहीं मांग रहे, हमें अपना अधिकार। आज के दिन में आपको मालूम होना चाहिए, हमारे राज्य में सबसे अधिक केंद्र सरकार उपक्रम काम करती है, जैसे कोल इंडिया की माइनिंग चलती हैं, और स्टील प्लांट के जो भारत सरकार के उपक्रम है वो चलती हैं। ऐसे कई संस्थाएं जो भारत सरकार के चलती हैं, डीवीसी है, वो सारी चलती हैं। आज इन सब को मिलाकर के लगभग 75,000 करोड़ रुपया हमारे इन संस्थाओं से निकलता है। और हम अगर हमें अपना भी अधिकार मिल जाए, 75,000 करोड़ रुपए हमें मिल जाए, तो भी हम अपना चीजों को रोटेशन पे ले आ सकते हैं, और एक राज्य को अच्छी स्थिति पर लाके खड़ा कर सकते हैं। पैकेज तो मेरा अभी कोरोना के ये में हमारा बनता है कि हमें इस डिजास्टर पर तो हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। लेकिन जो हमारा हक है, जो बरसों से पेंडिंग चला आ रहा है, वो चीजें अभी तक नहीं मिली है। लेकिन मान लीजिए हेमंत जी, अब अगर मान लीजिए कि इस संकट काल में, ठीक है, आपने कहा कि केंद्र से मदद मिलनी चाहिए, कई राज्य सरकारें भी कह रही हैं कि हमें मदद मिलनी चाहिए, लेकिन तब तक, जब तक मदद ना मिले, तब तक सरकार के पास अपना एक्शन प्लान पूरा होगा, क्योंकि आपको कर्मचारियों को तनख्वाह भी देनी है, आपको अपने स्टेट की जीडीपी भी देखनी है, सारी चीजों को देखना है। देखिए, इसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। ऐसी स्थिति नहीं अभी नहीं होगी, ऐसी हमारी कोशिश है, हमारी तैयारी है। हम लोग अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए, आर्थिक रूप से कैसे हम और मजबूत हों, इसके लिए हमारा लगातार हमारी सरकारी महकमे काम कर रही है। और मुझे लगता है कि अभी इस संक्रमण की लड़ाई के साथ साथ
हम अपनी अर्थव्यवस्था पर भी अभी हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं। अभी तो हम लोग माइग्रेंट लोगों को ही लाने में ज्यादा व्यस्त रहे। 2 महीने हम लोगों को काम करने का मौका क्या मिला? किसी को नहीं मिला। और जो भी चीजें थी सब थमसी गई थी, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का चक्का एकदम चॉक डाउन था। तो अब ये खुलने में भी थोड़ा सा इसमें दोनों पैरेलली हमें स्वास्थ्य लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी देना है, अर्थव्यवस्था की गाड़ी को भी आगे लेके चलना है। इस पर हम लोग दोनों चीजों पर अभी काम कर रहे हैं और ऐसी स्थिति नहीं आएगी, मेरा ये प्रयास है। क्योंकि कैसे हम लोग अपना धन संग्रह का कार्य अधिक से अधिक तेजी कर ला सकें, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सोरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप इस कोरोना संकट काल में जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों को ला रहे हैं, उसके बाद आपने कहा कि हमें अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है और इसके लिए हमारे पास पूरी तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए News 24।